नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे, एक बार फिर से ईवीएम पर रोना शुरू हो गया है। दरअसल अहमदाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा है और उस अधिवेशन में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि ईवीएम की वजह से हम चुनाव हारे, और जब चुनाव हारे थे तब इस तरह की बातें कम हुई थी, लेकिन चुनाव हरियाणा और महाराष्ट्र के जब हार गए उसके इतने लंबे समय बाद ये याद आना कि ईवीएम की वजह से हारे, तो या तो उन्हें ये भ्रम हो गया कि अब चुनाव कोई आने वाला है, चुनाव में वक्त है। इस अदबीच में ईवीएम की बात उठाने का क्या तात्पर्य है ये तो कांग्रेस ही जाने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग, हाई कोर्ट, सारे जो भी संवैधानिक संस्थान हैं उन्होंने इस बात को खारिज कर दिया कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी हो सकती है या ईवीएम को कोई हैक कर सकता है। आज हम इसी पर बात करेंगे कि फिर ईवीएम का रोना शुरू या ईवीएम का जिन फिर बाहर। चर्चा शुरू करें उसके पहले इस मुद्दे पर खड़गे जी क्या कहते हैं, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने क्या कहा और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी क्या कहते हैं, ये सुनते हैं, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। देश भी बैलेट पेपर में, लेकिन हम ईवीएम पे चल रहे हैं। ये सब फ्रॉड है, मैं ये कहूंगा, लेकिन वो लोग प्रूव करो। अरे आपने ऐसे टेक्निक बना लिए हैं कि जिससे आपको फायदा हो, अपोजिशन पार्टी को नुकसान हो, ऐसे टेक्नोलॉजी बनाकर अगर हमको हराना चाहते हैं तो आज नहीं कल इस देश के नौजवान उठेंगे और आपको हाथ पकड़ के ये कहेंगे हमको बैलेट पेपर होना चाहिए, ईवीएम नको। इसमें कोई शक नहीं कि ईवीएम पर सबको शक है। भारत एक देश है जहां ईवीएम चलते हैं। अमेरिका में, पूरे यूरोप में, पूरे जापान में कोई ईवीएम नहीं, ईवीएम को के पास नहीं जाते क्योंकि वो जानते हैं इसको फिक्स किया जा सकता है। अभी जो सबूत आए हैं इसमें साफ स्पष्ट है कि ईवीएम एक बहुत बड़ा धोखा है। कमलनाथ, राहुल गांधी, इनको फोबिया हो गया है क्योंकि ये इनको सपने में भी दिखाई देता है। अरे भाई, ईवीएम जिताती है क्या? जिताता तो जनता है, जनता बटन दबाती है तो जीतते। तो जनता तुम्हें वोट नहीं दे रही तो ईवीएम और इससे क्या होने वाला है? तो राहुल गांधी और कमलनाथ, इनको फोबिया हो गया। कांग्रेस जिंदगी भर गुंडिज्म, धन बल, बाहुबल का दुरुपयोग करती रही। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर राजनीति की दिशा बदल दी, नई राजनीतिक संस्कृति खड़ी कर दी। तो कमलनाथ जैसे लोग और क्या बोलेंगे? छिंदवाड़ा में चुनाव हार। तो कमलनाथ जी छिंदवाड़ा चुनाव की हार की झेप मिटा रहे हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव वहाँ से कांग्रेस हार गई थी, जो कभी अजय सीट मानी जाती थी कांग्रेस के लिए। आज हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में हमारे विशेष मेहमान, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार श्री रमेश शर्मा जी। स्काइप पर दिल्ली से जुड़े हैं राजनीतिक विश्लेषक श्री नागेंद्र सिंह परमार जी, और फोन लाइन पर हमारे साथ जियो पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट रमेश सिंह जी जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत शर्मा जी आपके साथ करना चाहते हैं। ये जो सारा मामला है, मैं इसके बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा, सिर्फ इतना सा कहूँगा कि जो चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दी, जो चीज़ें इलेक्शन कमीशन ने तय कर दी, ये देश की संवैधानिक संस्थाएं हैं। ऐसा नहीं कि किसी मोहल्ले की परिषद ने कुछ फैसला सुनाया हो। हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने जब निर्णय दे दिया, उसके बाद ये बार बार कहना कि ईवीएम गड़बड़ है, चुनाव आयोग पक्षपात कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट भी न्याय नहीं कर रहा है, इसका मतलब कि भारत की संवैधानिक संस्थाओं पर एक एक करके योजनाबद्ध तरीके से सवाल खड़े करना, उनकी निष्ठा को संदिग्ध करना, ये भी एक कुचक्र है। मुझे लगता है कि मैं सिर्फ इसमें एक बात जोड़ूं चर्चा की शुरुआत में कि ईवीएम के मामले में माइक्रो कंट्रोलर की तटस्थता सर्वोच्च न्यायालय ने भी स्वीकार की है। उन्होंने कहा कि हमने पाया है कि ईवीएम निर्माताओं द्वारा अलग से प्रोग्राम किए गए माइक्रो कंट्रोलर तटस्थ है, क्योंकि ये किसी भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार का पक्ष नहीं लेते हैं, बल्कि केवल मतदाताओं द्वारा दबाए गए बटन को रिकॉर्ड करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी बताया कि ईवीएम के माइक्रो कंट्रोलर या मेमोरी तक पहुंचने का कोई भी अनधिकृत प्रयास, अनधिकृत एक्सेस उसके ट्रिगर को दबाता है, ट्रिगर करता है, जिससे ईवीएम स्थायी रूप से अक्षम हो जाती है। यानी कोई भी इसका एक्सपर्ट या कोई भी जो हैक करने वाला आदमी है, अगर हैक करने की कोशिश करेगा तो ईवीएम मशीन
अपने आप ही अक्षम या वो खराब हो जाएगी। ये कौन कह रहा है? बीजेपी या आम जनता का आदमी नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। और सुप्रीम कोर्ट के बाद फिर ये कहना बार बार कि ईवीएम गड़बड़ है, ईवीएम गड़बड़ है, चुनाव आयोग पक्षपात कर रहे हैं। आप इसे किस ढंग से देखते हैं? क्या देश के भीतर एक सोची समझी कोई चाल है, कोई साजिश है? आपकी राय, फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, स्वाभाविक रूप से ईवीएम को लेकर के कांग्रेस की अपनी एक रणनीति है, और उसका एक कारण यह है कि माओ ने एक बार कहा था चीन की क्रांति के समय, यदि आपके पास सत्य कमजोर है तो आप तथ्य की बात करिए, तथ्य कमजोर है तो तर्क की बात करिए, और तर्क भी कमजोर है तो इतनी धुंध फैला दीजिए कि किसी को कुछ साफ न दिखे। इसके अलावा किसी ने कहा था कि अगर एक झूठ को 100 बार बोला जाए तो लोग सच समझने लगते हैं। ईवीएम को लेकर के आपने स्वयं भी बताया कि कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया, कोई प्रमाण कोर्ट में कोई दे नहीं पाए। इसके अलावा एक बार खुद चुनाव आयोग ने सारे राजनीतिक दलों को बुलाया था और कहा था कि इसका हम प्रदर्शन कर रहे हैं और गड़बड़ी कैसे होती है आप आकर के बताइए। कांग्रेस उसमें नहीं गई, उन्होंने उसका बाइकाट किया उस बैठक का। तो कुल मिलाकर के आज आप कल्पना कर सकते हैं, दुनिया इतनी प्रगति पर है, अब हार्ट का ऑपरेशन एआई कर रहा है, अदालत में वकील अब एआई लड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के वहां पर हम ईवीएम छोड़ करके फिर से वोटिंग पर जाएं, कितने पेड़ कटेंगे? भारत में वैसे ही तो पर्यावरण और प्रदूषण की समस्या बढ़ रही है, पेड़ कटते चले जा रहे हैं, जंगल साफ होते चले जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमेशा एक सिद्धांत कहा गया, भारतीय वांग्मय का सिद्धांत, यदि हम वामपंथ के सिद्धांत को छोड़ दें, भारतीय वांग्मय के सिद्धांत की चर्चा करें, तो हमारे यहाँ कहा गया है कि सफलता का श्रेय हमेशा सहयोगियों को दिया जाना चाहिए और असफलता के लिए आत्मचिंतन, आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। कांग्रेस अगर चुनाव हार रही है, उनके वोट के प्रतिशत कम हो रहे हैं, तो उसके बजाय उनको खुद चिंतन करना है कि उसके कारण क्या है, वो कौन सा मुद्दा उठा रहे हैं और उस मुद्दे को जो उठा रहे हैं उसका प्रस्तुतिकरण कैसा है। कई बार ये दोनों चीज काम करती है। आपका मुद्दा क्या है और अगर मुद्दा आपका सही है तो उसको आप किस प्रकार प्रस्तुत कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कांग्रेस को अपनी रीति पर, अपनी नीति पर, अपने मुद्दों पर, अपने प्रस्तुति उपकरण पर और अपने कार्यकर्ताओं का क्या परफॉर्मेंस है उन पर आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, बजाय हार का ठीकरा कभी मोदी पर फोड़ेंगे, कभी जाति व्यवस्था पर फोड़ेंगे, कभी ईवीएम पर फोड़ेंगे। तो मैं समझता हूँ उनको अपनी रणनीति पर विचार करना चाहिए। बेशक रणनीति पर तो वो विचार करते होंगे और उसी के चलते जो भी उनका थिंक टैंक है वो इसी तरह की बातचीत कर रहे हैं जो हम देख पा रहे हैं। दरअसल एक चीज़ मैं और बोलूँगा कि अगर आप राजनीति कर रहे हैं, राजनीति करने वाली पार्टियां हमसे ज़्यादा राजनीति के बारे में जानती हैं, उनको ज्ञान देने का मतलब है कि गणेश को बुद्धि देना या सूर्य को रोशनी देना। लेकिन फिर भी जो हम पत्रकारिता के चलती चीज़ें देखते हैं ग्राउंड जीरो की, वो ये कि अगर लोकतंत्र है देश में और उसमें आप 80% हिंदू या सनातनी के खिलाफ बोलते हैं, तो फिर आप तो अपनी हार पर खुद ही हस्ताक्षर कर रहे हैं और इसके बाद ईवीएम को दोष देना। दरअसल अभी राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस को लोग मुस्लिम परस्त पार्टी बोलते हैं क्योंकि हम मुसलमानों का पक्ष लेते हैं। इसके बाद उन्होंने कहा फिर भी हमें मुस्लिम परस्ती छोड़नी नहीं है। जब आप खुद ये तय कर रहे हैं तो फिर हार के लिए ईवीएम को जिम्मेदार क्यों कह रहे हैं? वो तो लोकतंत्र में तो सिर्फ मामला उसका रहता है ना, संख्या का, कि कितनी संख्या के वोट किसके पास जा रहे हैं। ये केवल नंबर है। अगर नंबर आपके कम है तो आप चुनाव हारेंगे, चाहे ईवीएम की बात कर लें या किसी की बात कर लें। ये बात अमेरिका में बैठे सैम पित्रोदा भी कई सालों से कह रहे हैं और इसके बाद सुब्रमण्यम स्वामी ने भी इस पर कोर्ट में जाकर इस मामले को उठाया था। लेकिन अभी तक की जो खबरें हैं हमारे पास, वो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको खारिज कर दिया। वीवीपैट की हम बात करें तो उसकी काउंटिंग के लिए भी उनका कि 100% काउंटिंग करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। चुनाव आयोग ने कहा कि ये मशीन रखी हुई है, आप हैक करके बताइए। तो हमें लगता है कि कई एंगल पर कई बार कई राउंड से ये बातचीत हो चुकी है, लेकिन आपकी नीति अगर बहुसंख्यक के खिलाफ है तो फिर किसी भी पार्टी की हार निश्चित है। उसके लिए फिर दोष के लिए आप ठीकरा ढूंढिए और फोड़िए किसी के भी सर पर। लेकिन हमारे साथ फ़ोन पर जुड़े हुए हैं जियो पॉलिटिक्स एक्सपर्ट रमेश सिंह जी। रमेश जी, आपका स्वागत है। रमेश जी, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? लगता है रमेश जी से नागेंद्र जी से भी संपर्क नहीं है। शर्मा जी, मैं आपके पास ही लौटता हूँ। ये जो सारा मामला है, कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो ईवीएम को लेकर दोषारोपण हो रहा है उसके पीछे कुछ ऐसी भी ताकतें काम कर रही, जैसे चुनाव के पहले आया था कि जॉर्ज सोरोस जो है वो भारत के चुनाव संस्था को
प्रभावित करके मोदी सरकार या बीजेपी की सरकार या एनडीए की सरकार को हटाना चाहते हैं। इसको हमने सीधा अमेरिकी दखल माना था। अब ये भी कोशिश की जा रही है कि भारत की जितनी भी संस्थाएं हैं, चाहे कोर्ट हो, चाहे चुनाव आयोग हो, इन सबको आप संदेह के दायरे में खड़ा कर दीजिए और फिर नौजवानों से कहिए कि आप इसके लिए सड़क पर उतरें और सत्ता से जो लोग शासक हैं उनको बेदखल कर दें, जैसा बांग्लादेश में हुआ था, जैसा श्रीलंका में हुआ था। ये कोशिश का एक हिस्सा। आपकी राय? चुनाव के बाद में ये भी कहा गया था सलमान खुर्शीद ने और कांग्रेस के नेताओं ने, मध्य प्रदेश में सज्जन सिंह वर्मा ने, कि जो बांग्लादेश में हुआ है वही भारत में होगा, यानी भीड़ घुसेगी पीएम हाउस में और सरकार को बेदखल कर देगी। ये बड़े, अगर ये सच है थोड़ा सा भी, तो ये बहुत ही गहरी चिंता की बात है। आपकी राय? ईवीएम तो बहाना है, बाकी चीज़ों पर ये जो टीका टिप्पणी हो रही है, इससे आप कैसे देख रहे हैं? मुझसे ही पूछा ना जी। तो निश्चित रूप से आपने बिल्कुल सही कहा। आप अगर ये देखें कि पिछले कई वर्षों से भारत की स्थिति विश्व में एक प्रतिष्ठा और प्रभावशाली बन रही है। इसको हम राजनीतिक दृष्टि से भी हम देख सकते हैं, अंतरिक्ष की दृष्टि से भी देख सकते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि भारतीय जो हमारी टेक्नोलॉजी है, हमने ऐसी प्रगति की है कि हमारे जो उपग्रह हम स्थापित करते हैं अंतरिक्ष में, वो नासा से सस्ते पड़ते हैं। हमसे इस सस्ती टेक्निक नासा ने समझी। वो 12-14 देश ऐसे हैं जिनके उपग्रह हम स्थापित करना चाहते हैं। भारत इस बीच में अपना आयात घटाने और निर्यात बढ़ाने पर बहुत ज़्यादा जोर दे रहा है। तो जिस तरीके से अब हम, एक जमाना हुआ करता था हम बंदूक की गोली भी आयात करते थे, अब हम बहुत सारे हथियार जो हैं सामरिक, वो हम निर्यात करने लगे। इसको लेकर के विश्व की कुछ शक्तियों को आशंका हुई और वो इस प्रगति को अवरुद्ध करने के लिए दो ही रास्ते हो सकते हैं। एक तो सामाजिक अशांति पैदा किया जाए और दूसरा जो भी नियामक संस्थाएं हैं, जिनको हम कहते हैं संवैधानिक संस्थाएं हैं, जिनसे देश कहीं ना कहीं संचालित होता है, नियमित होता है, उन पर अविश्वास प्रकट करना और उनको लेकर के लोगों में गुस्सा खड़ा करना, ताकि उन संस्थाओं पर जब भी विश्वास खड़ा होगा तो उनकी जो कार्य क्षमता है वो प्रभावित होगी। समाज में अगर अशांति पैदा होगी तो समाज की गति प्रभावित होगी। तो भारत की प्रगति को रोकने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र हैं, आप अगर पिछले देखे होंगे कि वो जो एक उद्योगपति हैं, शायद नाम भूल रहा हूँ, जॉर्ज सोरोस या उनका क्या नाम, जॉर्ज सोरोस ही है। वो वहां पर मुद्दा उठाते थे और हमारे कई राजनीतिक दल उसको ज्यों का त्यों उठा करके उसको चढ़ने लगते थे। और उनके द्वारा जो फंडिंग होती है, वो कितने एनजीओ यहाँ पर काम करते हैं और वो अशांति पैदा करने वालों का ज्यादा साथ देते हैं। उसका भी एक तरह से भांडाफोड़ भारत में हुआ है कि कितनी संस्थाओं को फंडिंग की गई थी, उन्होंने क्या काम किया। वो दिल्ली में तो जो एक आंदोलन शुरू हुआ था जिसको कहते थे कि सीए के खिलाफ जो था, वो भी एक बड़ा मुद्दा था। बाद में उसमें भी पीएसआई या पीएफआई एक संस्था थी जो बाद में एक्सपोज हुई, उस पर कई प्रतिबंध लग गया, उसको देश विरोधी संस्था घोषित किया गया। मैं आपको बताऊं कि जिस ढंग से राजनीतिक अस्थिरता की साजिश हो रही है, ईवीएम तो बहाना है, हम उस पर फोकस कर रहे हैं कि आखिर इसके पीछे जड़ कौन सी है। क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट चुनाव इसमें अपना निर्णय दे चुका है, तो फिर बार बार ये मुद्दे उठाने का मतलब क्या है, जबकि कोई सबूत नहीं दे पा रहे हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं नागेंद्र जी और रमेश जी। रमेश सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार भैया जी। दरअसल ये जो पूरा मामला, अभी तो कोई चुनाव नहीं है, या तक कांग्रेस को लग रहा है कि चुनाव आ गए, तो उस चक्कर में उन्होंने कहा कि ईवीएम गड़बड़ और ईवीएम से वोटिंग बंद होनी चाहिए। महाराष्ट्र का उन्होंने जिक्र किया कि वहाँ भाजपा का वोट प्रतिशत बढ़ गया, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि जब यूपीए की सरकार थी तब महाराष्ट्र में भाजपा का वोट प्रतिशत इससे भी ज़्यादा बढ़ा था। अब ये अलग बात है कि वहाँ 90% उसका स्ट्राइक रेट सक्सेस का है, लेकिन जब आप 80% सनातनियों के खिलाफ बात करेंगे तो कौन आपको वोट करेगा? क्या मुसलमान के खिलाफ बोलकर कांग्रेस वोट पा सकती है? जब आप मुसलमान के खिलाफ बोलकर वोट नहीं पा सकते तो हिंदुओं के खिलाफ बोलकर आप कैसे वोट पा सकते हैं? राहुल गांधी ने कहा कि हमारी पार्टी को लोग मुस्लिम परस्त पार्टी कहते हैं, लेकिन हमको मुसलमानों का पक्ष लेना है। आप वैसे 80% हिंदुओं को अपने से अलग कर रहे हैं। आपकी सियासत अब लोकतंत्र के हिसाब से कम है। भाजपा के लोग तो ये भी कहते हैं कि कांग्रेस मुस्लिम लीग के नक्शे कदम पर है, ममता बनर्जी मुस्लिम लीग के नक्शे कदम पर है। आपकी राय, ये जो ईवीएम का जिन है जिसको बाहर लाने की कोशिश की जा रही है, कैसे देखते हैं? राघवेंद्र जी, लोकसभा में पिछले लोकसभा में जो मुद्दा बनाया था कांग्रेस ने और उससे उसको कामयाबी मिली थी, वो बहुत ज्यादा उत्साहित थी।
इसके बाद हरियाणा, दिल्ली और महाराष्ट्र में उसकी हवा निकल गई, मुद्दा फेल हो गया। तो अब उनको एक नए मुद्दे की जरूरत थी। मुद्दे का अभाव है, मुद्दा कोई उनको ऐसा मिल नहीं रहा ठोस, जिसके आधार पर वो आगे जो बिहार और जो एक और चुनाव है गुजरात सिंह का, साहब, वहां मैं पे जरा सा आगे रुकूंगा बढ़ बीच में। तो वो कांग्रेस को तो मुद्दा मिल नहीं रहा है, बल्कि वो मुद्दा देने में लगे हैं। अब राहुल गांधी खुद कह रहे हैं कि कांग्रेस को मुस्लिम पीपल्स पार्टी कहते हैं। अब एक राष्ट्रीय नेता खुद ही कह रहा है मुस्लिम पीपल्स पार्टी की कांग्रेस, तो फिर मुद्दा तो आप खुद ही दे रहे हैं। एक तो आपके पास मुद्दे हैं नहीं, और फिर आप मुद्दे दूसरे और दे रहे हैं, तो आप तो जिसे कहते हैं कि डबल मार खुद ही अपने ऊपर ले रहे हैं जी। वो बौखलाए हुए हैं, उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। और इसी बौखलाहट में अब उनने एक नया जो मुद्दा बनाया, ईवीएम हटाओ संविधान बचाओ। ये फ्लॉप मुद्दा है। ईवीएम का जो मुद्दा है कई चुनावों में फ्लॉप हो चुका है। अब भारत की जनता बड़े मजाक के अंदाज में लेती जब ये ईवीएम की बात करते हैं, पहले तो थोड़ा बहुत सीरियस भी लेते थे। अच्छा, दूसरी बात ये राघव जी, मुझे ऐसा लगता है कि ईवीएम को कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तो और कई चुनावों में ये सिद्ध हो चुका है कि ईवीएम हैक फ्री है, तो इसके बावजूद ईवीएम को ये मुद्दा बना रही है। इसका मतलब है कि कांग्रेस सरकार, कांग्रेस पार्टी विदेशी शक्तियों के द्वारा इस एक ईवीएम के माध्यम से भारत की निर्वाचन प्रक्रिया को संदेह के घेरे में लाने की कोशिश कर रही है, ताकि भारत का जो लोकतंत्र है उसमें एक अराजकता आ जाए। ये चीज स्पष्ट बहुत ज्यादा होती जा रही है। और पिछले समय में हम देख चुके हैं कि डीप स्टेट को तो मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने भी स्वीकार किया और उन्होंने उसे उसका विभाग ही बंद कर दिया। ये चुनावों में अपने मतलब भारत के चुनावों में वोट बढ़ाने के लिए वो वहां पर वो एक एड कार्यक्रम था, उसके माध्यम से पैसे दिए थे और उसे अब बंद किया है। ये चीज रिकॉर्ड पे आ गई है। तो ये कांग्रेस का जो एजेंडा है ये फेल हो गया। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ, अक्सर लोग ये बात करते हैं कि अमेरिका में ईवीएम इस्तेमाल नहीं होती, जबकि दुनिया का सबसे बड़ा वो लोकतंत्र भी है और टेक्नोलॉजी का भी देश है। मैंने इसका बहुत गहराई से अध्ययन किया है राघवेंद्र जी। लोग अमेरिका के चुनाव में एक नहीं कई प्रकार की ईवीएम इस्तेमाल होती है। वहां हर राज्य के अलग अलग निर्वाचन आयोग है, अपने यहाँ जैसा नहीं है। वहां पे अलग अलग ईवीएम होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहां प्रचार जो मतदाता है उसके पास विकल्प होता है कि आप ईवीएम से वोटिंग करना चाहते हैं या मतलब बैलेट पेपर से करना चाहते हैं। काउंटिंग भी वहां अलग तरीके से होती है, जैसे अपन यहाँ स्कैन करते हैं ना क्यूआर कोड के स्कैनिंग के माध्यम से भी वहाँ काउंटिंग होती है ईवीएम की, जैसे हमारे यहाँ काउंटिंग होती है ऐसी भी होती है। और जो लोग बैलेट पेपर से वोट डालते हैं उनकी बैलेट पेपर की गिनती होती है। तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, भ्रम फैलाती है कांग्रेस। जैसा कि रमेश शर्मा जी ने कहा था कि जब तर्क और तथ्य दोनों ही ना हो तो इतना भ्रम फैला दो, इतना वो धुंध फैला दो कि कुछ दिखाई ना दे। यानी अमेरिका के निर्वाचन प्रक्रिया का बड़ा झूठा और मजाक बनाया जा रहा है। अच्छा, अभी जो एलन मस्क ने कहा था कि ईवीएम हैक हो सकती है, तो उनने अमेरिकी जो चुनावों में ईवीएम होती है, इस्तेमाल होती है, उसके बारे में कहा था, क्योंकि वो ईवीएम इंटरनेट से कनेक्ट होती है। हमारी जो ईवीएम है इंटरनेट या जो कनेक्टिविटी है उससे कनेक्ट नहीं होती, इसलिए वो वहां के लिए था। लेकिन यहाँ के लोगों ने उसको हमारे निर्वाचन प्रक्रिया और ईवीएम से जोड़ दिया था। तो कुल मिलाकर बात यह है कि कांग्रेस एक गलत पत्ता खेल रही है, गलत कार्ड खेल रही है, जिसे फेल होना है। और वो जान रही है कि बिहार और गुजरात के रिजल्ट क्या आने वाले हैं और उसका ठीकरा अभी से खोलने के लिए उसने ईवीएम को मुद्दा बना लिया है। बिल्कुल, मैं तो इसमें इतनी सी बात कहूंगा कि जमाना अब जा रहा है ऑनलाइन वोटिंग की तरफ, ईवीएम से भी एक कदम ऊपर। एक देशी कहावत है, हम सब जानते हैं उस बात को, कि पहले अखाड़े में दो पहलवानों की कुश्ती हुआ करती थी, उसमें जिस पहलवान को प्रतिद्वंदी चित करता था यानी उसकी पीठ लगाता था, तब कहते थे कि वो हार गया, चित हो गया। लेकिन अब ये कहा जाता है कि चित होने से काम नहीं चलेगा, आप ची बुलवाइए। तो अब ये ची बुलवाने की कोशिश हो रही है कि साहब हम चुनाव हार गए लेकिन ईवीएम मशीन खराब है, अब ईवीएम बदलो। अच्छा, ईवीएम बदलने के बाद ठप्पे पर वोट अगर आ गए बैलेट पेपर पर, उसके बाद हार गए, तब क्या कहेंगे? तब बोलेंगे कि वो कब्जे कर लिए थे, फिर लूट हो गई थी। तो ये बहुत सारे बहाने हैं, आपकी रणनीति गलत है। कांग्रेस, जब मैं बार बार कह रहा हूं कि कई बार कांग्रेस की नीति ऐसी कि वो बीजेपी को मदद करते हैं, ऐसे मुद्दे उछालते हैं जिससे बीजेपी का जो वोट बैंक है वो और एकजुट हो जाता है। तो ये पोलराइज खुद करते हैं और उसके बाद हार की दिक्कत दूसरों पर डालते हैं। नागेंद्र जी, आपसे हमारा संपर्क जुड़ गया है, इस पूरे मुद्दे पर आपकी राय? राघवेंद्र जी, मैं अपनी बात एक शेर के साथ शुरू करना चाहूंगा कि जिंदगी भर यही भूल करता रहा,
जिंदगी भर यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी आईना साफ कर। बिल्कुल। और अगर ये कहीं ना कहीं अगर मुशायरा होता तो हम कांग्रेस आपसे पे कहते हैं कि मुफीद इरशाद जी। ये मुफीद बैठती है। देखिए, एक चिकित्सक में और एक राजनीतिज्ञ में एक गुण समान होना चाहिए जिससे वो सफल बनते हैं। अगर एक चिकित्सक मरीज की नब्ज को सही तरीके से पकड़ना और टटोलना जानता है तो वो सफल चिकित्सक है, और राजनेता या राजनीतिज्ञ अगर जनता की नब्ज को सही तरीके से पकड़ना टटोलना जानता है तो वो सफल है, वरना वो असफल है। कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि उसके वार रूम में बैठे उसके चुनावी रणनीतिकार और उसके प्लानिंग के जो रणनीतिकार है वो पूरी तरह विफल हो रहे हैं जनता का मूड जानने में, जनता की नब्ज टटोलने में। आप ये देखिए कि पिछले 7 सालों से घूम फिर के संवैधानिक संस्थाओं पे बात उठाई जा रही है, वही घिसे पिटे इनके मुद्दे हैं। ईवीएम का रोना ये रोते हैं, सीबीआई का दुरुपयोग की बात, न्यायपालिका के दुरुपयोग की बात, ईडी के दुरुपयोग की बात, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बात, इसके ही इर्द गिर्द ये अपनी सारी राजनीतिक ताना बाना बुन रखा है कांग्रेस ने। और आप ये नहीं समझने को तैयार कि जनता इनको मानने को जानने को तैयार नहीं है, जनता खुद इस चीज को नकार रही है। अगर ईवीएम को लेके ये जो जनता की दुहाई देते हैं, अगर आम जन को तकलीफ होगी तो एक लोकतांत्रिक देश में किसी भी मुद्दों को उठाने के लिए जनता के पास धरना है, प्रदर्शन है, ज्ञापन है, बहुत सारे रास्ते हैं कि जनता अपनी मांग उठाए। ये जनता का नाम लेके खुद ही अपनी विफल रणनीतियों को, खुद ही अपनी जो गलत ब्लूप्रिंट है उनको बार बार जनता के सामने पेश कर रहे हैं। जिस राजनीतिक दल को ये नहीं पता कि उन्हें बहुसंख्यक की राजनीति करनी है या अल्पसंख्यक की राजनीति करनी है, कैसे माना जाए कि वो राजनीतिक दल सत्ता में आना चाहता है। इनके इर्द गिर्द जो इनके, मैं तो ये मानता हूँ कि इनके इर्द गिर्द तो रणनीतिकार बैठे हैं, वो सिर्फ एसी रूम में बैठे रहते हैं, वो एसी रूम में बैठ के रणनीति बनाते हैं। मैं तो आप देखिए कि जी नागेंद्र दुनिया जी, का कई बार हम मजाक में बोलते भी हैं कि ऐसा लगता है कि कांग्रेस के जो रणनीतिकार हैं वो भाजपा से मिले हुए हैं, क्योंकि मुद्दे वही घिसे पिटे लेके आते हैं और उनका जो नौसिखियापन है वो कांग्रेस को न केवल राज्यों में मात दिलवा रहा है, बल्कि जिस राज्य से उनको हार मिलती है एक बार, दोबारा वो वहाँ से जीत नहीं पाते। आप देखिए कि बिहार से एक बार कांग्रेस हारी, दोबारा जीत नहीं पाई। दिल्ली से एक बार कांग्रेस हारी, दोबारा जीत नहीं पाई। बंगाल से एक बार कांग्रेस हारी, दोबारा जीत नहीं पाई। उड़ीसा से कांग्रेस हारी, दोबारा आ नहीं पाई। मध्य प्रदेश की हम बात करें तो यहाँ 20 साल में सिर्फ 15 मिनट की वापसी हुई थी, उसके बाद फिर हार गए। इसके बाद इतिहास रच दिया कि मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटें पहली बार कांग्रेस हार गई। तो आपको अपनी गिरेबान में झांकने के बजाय दूसरों पर, जो आपने कहा ना कि खुद आईना साफ कर रहे हैं ना कि चेहरा, अब आप चेहरा साफ नहीं करेंगे और आईने में दाग पहुँचेंगे तो फिर हंसी के पात्र हो ना हो लेकिन सफलता आपसे दूर ही रहेगी। आपकी छोटी सी और बातचीत हो जाए तो मैं अंतिम टिप्पणी रमेश जी की तरफ आऊंगा। जी नागेंद्र जी। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि एक तरफ तो 5G से आगे 6G 7G की हम बात कर रहे हैं, AI टेक्नोलॉजी पूरी देश दुनिया में छाने के लिए तैयार बैठी है। ऐसे में अगर कोई 50 और 40 के दशक की तरफ लौटना चाहता है राजनीतिक दल, तो मैं तो उसे यही कहूंगा कि भगवान उनके रणनीतिकारों को सद्बुद्धि दे, वो जनता की नब्ज को और जनता के मुद्दों को समझे, उसके तौर तरीकों को समझे और फिर वो राजनीतिक मैदान में उतरे। इधर उधर की आए बाएं साएं करने से मुझे नहीं लगता कि वो जनता को लुभा पाएंगे, जनता को अपने साथ जोड़ पाएंगे। एक राजनीतिक दल की सबसे बड़ी कवायद ये होनी चाहिए कि वो जनता की नब्ज को टटोल के, उनके माफिक मुद्दे समझ के, उनकी जरूरतों को समझ के जनता के बीच में जाए, तभी कुछ भला हो। आप कह रहे हैं कि उनको सद्बुद्धि मिले उनके रणनीतिकारों को, और भाजपा के लोग कहते होंगे कि उनके रणनीतिकार जो है वो बने रहें ताकि उनकी जीत हर बार आसान होती जाए। शर्मा जी, आपकी इस पर टिप्पणी की कांग्रेस जो कर रही है उनके रणनीतिकारों की गलती है, घिसे पिटे मुद्दे जिस पर सुप्रीम कोर्ट भी अपने फैसले दे चुका है, उसको बार बार उठाकर आखिर क्या बताना चाहते हैं? उनका जो चिंतन है वो जनता से दूर हो गया है या राजनीतिक दिवालियापन है? जो भी आप कहना चाहें इस पर आपकी राय। स्वाभाविक रूप से भी सारे मुद्दे उठा करके उनका प्रयास ये है कि एक मुद्दे को अगर हम अनेक बार उठाएंगे तो उसमें से कुछ लोग शायद उसको सच मानने लगे, और अगर 2-4-5% लोग भी उसको मान करके और उससे वोट टूट जाए तो कुल मिलाकर के इस समय कांग्रेस प्रयत्न कर रही है कि 40 से 45% वोट के लिए जो उनको मिले। अब वो उनको चाहे ईवीएम के प्रचार से मिले या जातिगत जनगणना से मिले या किसी कारण से मिले, क्योंकि उनको लगता है कि
का 18 से 20% माइनॉरिटी का वोट उनके पास है, तो शेष जो अगर 25% वोट भी कहीं से जुटा लेंगे तो वो सरकार में आ जाएंगे। इसलिए ये सारे मुद्दे अलग अलग टुकड़ों में फैला करके ताकि कुछ ना कुछ वोट प्रतिशत उनका बढ़े, ये उनकी एक रणनीति है। जी, अब इसको क्या कहें, अल्पसंख्यक के जो वोट है 20%, उसके लिए ममता बनर्जी भी है, अखिलेश यादव भी हैं, उसके लिए आम आदमी पार्टी भी है और बिहार में लालू भी है। तो उस 20% को कितने हिस्सों में बांटेंगे तब कांग्रेस को 18% मिलेंगे। बाकी लोग मूंगफली बेचते थोड़ी यहाँ सियासत में, उनका भी अपना वोट बैंक है मुसलमानों में। तो मुझे लगता है कि 20% के वो है ना कि एक को छोड़ कोई कहावत है, मैं उसको ठीक से मुझे याद नहीं आ रही, आधी को छोड़ एक को धाबे पूरी मिले ना, कुछ वो आप चाहे तो दुरुस्त कर सकते हैं। तो कांग्रेस 20% वोट के चक्कर में 80% वोट को एक तरह से खो रही है। तो लोकतंत्र में पूरा खेल नंबर का है, और अगर आपकी ये रणनीति है तो ये रणनीति समझदारी वाली नहीं है, क्योंकि इससे आपको हार दर हार मिलती जा रही है। 2014 के बाद से कांग्रेस ने जीत का मुंह इक्का दुक्का राज्यों में देखा है, लोकसभा में तो वो लगातार हारती जा रही है। संविधान का मुद्दा जरूर उन्होंने पिछले चुनाव में उठा था लोकसभा में, तब उनकी सीटें डबल हो गई, लेकिन तब उनको सत्ता में आना चाहिए था। 372 सीट लेकर वो 99 पर आके अटके और उसी को बड़ी सफलता मान रहे हैं। तो इसको क्या कहें, इस 99 को वो सफलता मान रहे हैं और ईवीएम पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जनता उसके बारे में क्या सोचती है, नतीजे बता रहे हैं। आने वाले दिनों में जो चुनाव होने वाले हैं, हम बंगाल की बात करें, बिहार की बात करें, वहाँ भी उनको जवाब मिल जाएगा। देखते हैं उसके बाद क्या रणनीति बनती है और बिगड़ती है। तीनों मेहमानों का मैं धन्यवाद करूँगा। रमेश सिंह जी आपका बहुत साधुवाद, नागेंद्र जी आपका धन्यवाद, और शर्मा जी आपका बहुत बहुत साधुवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो बखबर में आपसे इतना ही। बन रही हमारे साथ और देखते रहिए IND24।